नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे, बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनाव प्रचार को तेज करने में लगी हुई हैं। पार्टी के बड़े चेहरे अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट भी मांग रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दौरान कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने तय कार्यक्रम के मुताबिक संतोष अस्पताल का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर भी बोलने पे पीछे नहीं हटे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 मार्च को एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सूबे में बनेगी और एक बार फिर पहले की तरह गुंडों और अपराधियों को कूट कर बिलों में घुसाएंगे। मुझे विश्वास है कि फर्स्ट एंड सेकंड वेव की तर्ज पर हम थर्ड वेव को भी पूरी तरह नियंत्रित करने, जीवन और जीविका दोनों को बचाने की कार्रवाई को करने में सफल होंगे। नाइट कर्फ्यू हम लोगों ने तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश के अंदर लगाया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक स्कूल कॉलेजेस अभी 23 जनवरी तक बंद किए गए हैं। जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है। जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से 172 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा चुकी है। वहीं अब आगे की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में मंथन किया जाएगा। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। स्पर्श, अगर बात की जाए तो बीजेपी की अहम बैठक होनी है, क्या बैठक की क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? स्पर्श, देखिए, अभी भाजपा मुख्यालय में पंजाब बीजेपी को लेकर बैठक जारी है और इसके ठीक बाद जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ जो अन्य बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले, और केंद्रीय आलाकमान की बात करें तो जेपी नड्डा, अमित शाह, ये आज जो है इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि अब जो आने वाले चरण है, तीसरा, चौथा, जो 5वां चरण, उसको लेकर किस तरीके से जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा जो है आज की इस बैठक में होती नजर आएगी। अब पहले दौर की बैठकों में हमने देखा था कि 172 उम्मीदवारों पर जो चर्चा है वो अब तक होती हुई जो है नजर आ चुकी है, जिसमें से लिस्ट भी जो है जारी हो चुकी है। तो ऐसे में आने वाले समय में 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर से बैठक होने वाली है और उससे पहले आज की ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। न केवल आज, बल्कि सूत्र ये बता रहे हैं कि कल भी जो है उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बैठक होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, स्पर्श ने जानकारी साझा की है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है और दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ चल रहा है। स्पर्श, हमारे साथ आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के कार्यालय में बेहद ही जुदा अंदाज में दिखे थे। लखीमपुर खीरी से आए किसान
तेजिंदर सिंह विर्क के साथ मीडिया को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने हाथ में अन्न लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने और हटाने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होने के साथ शपथ लेने के 15 दिन में ही सभी किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी की हिंसा में तेजिंदर सिंह विर्क को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया है। हमारी सरकार बनने पर हम इनका सम्मान करेंगे। इसके साथ ही किसानों के खिलाफ दर्ज सभी केस को वापस लिया जाएगा। तेजिंदर विर्क जी हमें संकल्प दिलाएं और तेजिंदर विर्क के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड भी अगर बनाना पड़ेगा, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे जिससे किसानों का भुगतान न रुके। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाए। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। अगर बाबा मुख्यमंत्री आपको मिल जाए भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछिए आपने संकल्प पत्र में लिखा था क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? आखिरकार लिखा क्यों था? और उनका भाषण पुनः उठाइए। उसने कहा कि 2022 आते ही किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये कोई जादू था उनके पास कि तारीख बदलने से, साल बदलने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? लेकिन जिस तरह किसान जानवर से परेशान है, जिस तरीके से उसकी मदद होनी चाहिए, सरकार मदद नहीं कर पा रही। खाद नहीं सरकार दे पा रही। बताइए, जो बड़ी बड़ी हवाई बातें करते हैं। यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़े ही हल्के अंदाज में गहरा तंज कसा है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सपा के मुखिया ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना और क्या करना है। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सलाह तक भी दे डाली है। सुने। समाजवादी पार्टी के मुखिया ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है, क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत के बलबूते, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में प्रचंड लहर के साथ चल रही है। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके दोबारा सरकार बनाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी कुछ स्वार्थी तत्वों को इकट्ठा करके सरकार बनाने में प्रयास में लगी और कभी सफल नहीं होंगे। और कुछ राजनीतिक स्वार्थी तत्व हैं जो जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये कह करके भाजपा की वैक्सीन है, जबकि उनके पिताजी ने जाकर के चुपचाप वैक्सीन लगवा लिया, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, उनकी पत्नी ने लगवा लिया। तो कल मैंने भाभी डिंपल यादव जी से अनुरोध किया कि जाकर के अपने पतिदेव अखिलेश जी को भी वैक्सीन लगवा दें, जिससे जनता में जो है कम से कम ये लोग न समझें कि कोरोना वैक्सीन को बढ़ाने वाले लोग ये नहीं है, ये कोरोना को बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने भाभी जी से अनुरोध किया था कि जाकर के चुप्पे से अखिलेश जी को एक वैक्सीन लगवा दें। हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड की सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी में शामिल करने को लेकर कहा गया है कि हरक के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। वहीं हरक सिंह रावत को बर्खास्त करने के मामले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि एक परिवार से एक ही को टिकट दिया जाएगा। हरक सिंह रावत अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है। मंत्रिमंडल में भी थे, जब भी वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, मैं पूरा उनका सम्मान किया। हर समय जो है जब भी उन्होंने विकास के मामले में कोई भी बात करी तो हमने हमेशा, थोड़ा असहज स्थितियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उसको करें।
लेकिन इस बार चूंकि स्थिति थोड़ा सा इस प्रकार की हो गई कि वो टिकट के मामले को लेकर काफी बार जो है मीडिया में ये आ रहा था कि अन्य दलों के संपर्क में भी हैं। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर काम करने वाली पार्टी है। हमेशा हम राष्ट्रवाद के आधार पर काम करते हैं, विकासवाद के आधार पर काम करते हैं। हम परिवारवाद पर काम करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। कल मुख्यमंत्री जी ने हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। जो अनुशासन की लाइन है, अनुशासन की लाइन से बाहर होना किसी भी कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए इस पार्टी में स्वीकार्य नहीं है। अभी तक हरक सिंह रावत जी जो बात कहते थे संभवतः वो उस अनुशासन की रेखा के अंदर थे, लेकिन अभी पिछले दिनों कल जब अनुशासन की रेखा के पार गए तब केंद्रीय नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार अनुशासन का जो एक बड़ा महत्व है, उसकी जो रेखा है उससे पार जाने वाला चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उसका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं, जानकारी देंगे। स्पर्श, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी प्रत्याशियों को लेकर कहीं न कहीं घमासान चल रहा है। हालांकि अभी दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को अपने पक्ष में ला रही है, तो कांग्रेस, बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस में शामिल होने की बात आ रही है। हरक सिंह रावत का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अब क्या लगता है कि हरक सिंह अब कांग्रेस ज्वाइन कर ही लेंगे, और करेंगे तो कब तक में? क्योंकि प्रत्याशियों का नामों का ऐलान का जो एक मिस्टेक है, ये भी सुधारने का काम करना होगा पार्टियों को, क्योंकि घमासान मचा हुआ इसी को लेकर। स्पर्श, देखिए, हरक सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं और वो अपनी तमाम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं से जो है अब बातचीत कहीं ना कहीं की जाए, क्योंकि हमने जनता टीवी ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों जो है उनको निकाल दिया गया। जहां तक ऐसा सवाल रहा कि वो अपने जो परिवार में टिकट जो है चाह रहे थे, तो ऐसे में एक परिवार एक टिकट को लेकर बातचीत थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही टिकट जो है अपने परिवार के लिए चाह रहा था। लेकिन अब चूंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की दिल्ली में चलती हुई नजर आ रही है, उसमें हरीश रावत भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोडियाल भी उसमें जो है मौजूद हैं। तो ऐसे में उसमें इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में भी चर्चा कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस का स्टैंड किस तरीके से रहने वाला है। हरीश रावत पहले से ही खुलकर विरोध जो है कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को लेकर करते हुए नजर आते थे। पिछले दिनों उनका बयान भी था कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक कांग्रेस में वापसी संभव नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से बयान जो है उनका कहीं ना कहीं हल्का नजर आया, तो ऐसे में जल्द ऐसा माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अभी हरक सिंह रावत भी असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ वो बीजेपी से निष्कासित हैं, तो दूसरी तरफ अब किस तरीके से कांग्रेस के अंदर वापसी हो, उसको लेकर तमाम जो समीकरण है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, तो कह सकते हैं कि सस्पेंस अभी बरकरार है। अब देखना यही होगा कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान अपनाता है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे खुद मालूम नहीं है कि पार्टी ने मुझ पर क्यों कार्रवाई की है, मेरे ऊपर गलत कार्रवाई की गई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि आगे जो भी कदम उठाऊंगा उत्तराखंड की भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाऊंगा, कांग्रेस नेताओं से बातचीत करूंगा। क्या कुछ कहा हरक सिंह रावत ने, जनता टीवी से सुने। हरक सिंह रावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, बीजेपी से निष्कासित है और मंत्रिमंडल से भी जो है फिलहाल बाहर किया गया है। सर, आपको लेकर लगातार खबरें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी फोटो जो है वायरल हुई। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि इस तरीके का फैसला जो है बीजेपी को लेना पड़ गया? मुझे खुद नहीं मालूम है कि बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, लेकिन जो भी लिया गलत लिया। क्योंकि अगर मुझे भाजपा छोड़नी होती तो मैं कोई रोक थोड़ी सकता था, और मैं कह देता मिसाल जैसे कि भाई आप धन्यवाद आपका, अब मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं या जो भी। लेकिन क्योंकि कोई दूर दूर तक ये बात ही नहीं थी,
सोशल मीडिया चलाता था। अब माना मैं मेडिकल कॉलेज लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उसके इसका मतलब थोड़ी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उनका अपना डर था, क्योंकि यूपी में बहुत सारे लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो ये इनको डर सताने लगा, और इनको ये लगा कि जैसे वो नहीं होता कि चूहे बिल्ली का खेल, कि पहले हम पहले हटा देंगे। इससे पहले हरक सिंह पार्टी छोड़े, हमने हटा दिया। अब उन्हें क्या मालूम कि मैं छोड़ ही नहीं रहा था, तो उन्हें गलती कर दी। लेकिन सर, अब अगला कदम आपकी तरफ से क्या रहेगा? प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि इतना बड़ा लीडर है, आगे अब आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखो, मैं बड़ा लीडर कहीं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटे घर से निकला हूँ। मेरा बाप सिपाही था। बहुत मैं सोचता हूँ कि उन क्राइसिस में हमने पढ़ाई लिखाई करी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोई जो भी करूंगा बहुत अच्छा करूंगा, उत्तराखंड के लिए करूंगा। भगवान करे बहुत अच्छा हो उत्तराखंड में, और उस अच्छाई के लिए हम भी भागीदारी बने, उस अच्छाई में हम भी सम्मिलित हो जाए। सीधा सवाल सर, क्या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चल रही है? नहीं, अभी नहीं बातचीत हुई है, बातचीत करूंगा, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिला। रात को एक घटना हुई, उसके बाद सुबह से मीडिया के लोग इतने आ गए कि मुझे किससे बात करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन पिछले दिनों हरीश रावत का बयान था सर कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है वापसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं असमंजस है। अब देखिए, उन्होंने कब वो बयान दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो पार्टी तय करेगी। अगर वो कांग्रेस चाहेगी तो जबरदस्ती तो मैं जा नहीं सकता कोई। अब मुझे ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो है कि जाना ही जाना है। अगर पार्टी चाहेगी कि भाई मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ, उनकी लड़ाई में मेरा कुछ सहयोग बन सकता है तो ठीक है, नहीं बन सकता तो ठीक है। सर, ये सब इसलिए निकाला गया, ऐसे ही कहा जा रहा है कि आप जो पुत्र वधू है उसके लिए टिकट जो है आप चाह रहे थे। कांग्रेस की भी एक सर प्लानिंग है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को जो है टिकट देना है, किस तरीके से देना है? देखिए, मैंने भाजपा में भी 2 टिकट नहीं मांगे। मैं भाजपा ने पहले कहा केदारनाथ लड़ लो, मैंने कहा ठीक है लड़ लूंगा, मैंने मना किया था। फिर मैंने कहा भाई अगर अनुकृति को आपको लगता है लहसुन से चुनाव जीत सकती है और आप टिकट बदल रहे हो पार्टी के जो सीटिंग विधायक है, तो एक बार विचार कर लो। तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा। ये मैंने उनको भी कहा था। ये मैंने कहा कि मैं कौन कह रहा है कि 2 टिकट मैंने मांगी? ये तो जरा कोई कह दे मुझसे कि मैंने 2 टिकट मांगे, आंख मिला के मुझसे कहते कि मैंने 2 टिकट मांगे। मतलब कोई झूठ भी उतना बोलना चाहिए जितना चल जाए, गले से उतर जाए। जो चीज गले से ही नहीं उतर रही है उसको कैसे बोल लो? आपको ध्यान होगा, मैं शुरू से कह रहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। पार्टी अगर लड़ाएगी तब मैं मजबूरी में लड़ूंगा, नहीं तो मैं लड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरक सिंह रावत थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य आज भाजपा में शामिल हो गई। उन्हें देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी में शामिल किया गया। बता दें कि सरिता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में आने से नाराज हैं और वे नैनीताल सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाल ही में भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से उन्होंने मुलाकात भी की थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दल बदल तेज होने लगा है और एक बार जहां हरक सिंह रावत दिल्ली में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा सरिता आर्य देहरादून में भाजपा में शामिल हो गई हैं। प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक बहुत बड़ा कार्य, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार के कार्य, प्रधानमंत्री जी का देवभूमि के प्रति एक लगाव, इन सारी चीजों से प्रभावित होकर आज ये वहीं उत्तराखंड की सियासत में लगातार उठापटक चल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस से नाराज चल रही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महिला सरिता आर्य कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि नैनीताल सीट से सरिता आर्य टिकट मांग रही थी। हालांकि इसको लेकर प्रदेश संगठन महासचिव मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरिता आर्य को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता अगर पार्टी विरोधी गतिविधियां करेगा तो उसके लिए भी यही निर्णय लिया जाएगा।
पार्टी विरोधी गतिविधियों की में संलिप्त पाते हुए, क्योंकि हमने परसों एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये कहा, जो बयान उन्होंने दिया था उस बयान उनमें विचार विमर्श करने के बाद पार्टी ने उनको संगठन के विभिन्न पदों से अवमुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में बेहतर काम किए हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। अगर उत्तराखंड की जनता मोदी को वोट नहीं देती तो ये उनका अपमान होगा। चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही शिक्षकों के बंपर तबादले के सवाल पर उन्होंने कहा कि तबादले उनके या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर नहीं हुए हैं, ये नीति के तहत चीफ सेक्रेटरी की ओर से किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों का विकास उनकी प्राथमिकता है और पिछले 5 सालों में उन्होंने ये काम करके भी दिखाया है। मैं शिक्षक भाइयों को बधाई देता हूं और अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने बनाए, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया, तो हमारे शिक्षक भाइयों बहनों, हमारी गदरपुर की विधानसभा की जनता है, ये सब जानती है कि शिक्षा विभाग को जो शिक्षा विभाग जैसे चलाएगा, उस मिथक को तोड़ते हुए गदरपुर की जनता के नाम ये तगमा, ये सिंहासन, ये ताज हमारी क्षेत्र की जनता के सर पे सजने वाला है और जीत नहीं, मिथक नहीं, इतिहास बनेगा। चलिए खबर के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें, देखते रहें जनता टीवी।